टीन के एडिटर सुधीर दीक्षित भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे, उनके जरिए भी इसे डिकोड करेंगे। सुधीर, पहले सवाल इलेक्शन के लिहाज से, जो डेट्स आए उसके लिहाज से बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं और ऐलान कर दिया गया है, पूरे जो चुनाव की तारीख है उनका ऐलान कर दिया गया है। जी प्लीज। बिल्कुल, देखिए ये उम्मीद तो कतई नहीं थी कि मध्य प्रदेश में चुनाव कितने चरणों में होगा या 4 चरणों में होगा या कुछ था, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 1 से ज्यादा चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। और जब आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, तो मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें 19 अप्रैल, 4 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को चुनाव होंगे। खास बात यह है कि जब जो पहले चरण के चुनाव होने, उसमें काफी महत्वपूर्ण सीटें, बीजेपी का जिस सीट पर टारगेट है, छिंदवाड़ा सीट का चुनाव पहले ही चरण में होने वाला है। सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, ललित, इन सीटों को अगर आप देखेंगे, ये जो 6 सीटें हैं, ये बीजेपी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये 6 की 6 जो सीटें हैं वो आदिवासी बहुल इलाके की आती है और दोनों पार्टियों का फोकस विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक आदिवासी वोटों पर रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, जो 19 अप्रैल को चुनाव होंगे, उसके बाद जब दूसरे चरण के 26 अप्रैल को जो चुनाव होंगे, टिकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल, ये इन सीटों पे भी जो है दोनों पार्टियों का जोर ज्यादा रहेगा। लेकिन पहले चरण के जो चुनाव होंगे उसमें जो मतदान होगा, उसमें मतदान का जो प्रतिशत होगा, उससे यह अनुमान लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि आगे का चुनाव, खासतौर पर मध्य प्रदेश में जो 29-0 का टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है और मतदान कितना होता है, उससे कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाना आसान हो जाएगा कि चुनाव किस दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा है। जी, एक और बड़ा जो मसला है वो यंग वोटर्स का है। मैं आऊंगा आपके पास। युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट, किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं? चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है? जी बिल्कुल, देखें 3 चरणों में जिस तरह से छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है, और अभी कुछ देर पहले डिप्टी सीएम विजय शर्मा से हमारी बात हुई, ललित, उन्होंने कहा कि बीजेपी साल भर पढ़ने वाला स्टूडेंट है, एक परीक्षा के दिन पढ़ाई नहीं करते। तो हमारे बीच अनुराग अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, सीधे हम उनसे ही बात करेंगे। किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? 3 चरणों में चुनाव होगा। देखिए, हम तो लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बल्कि हमेशा जनता के बीच रहती है और जनता के कार्य करते रहती है, और विगत 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में इस बात को उन्होंने बता दिया है। ऐसा एक भी विषय, ऐसा एक भी वर्ग अछूता नहीं है जिसके लिए मोदी जी ने काम ना किया हो। आज हम दूसरा विश्वास का विषय होता है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास है, चाहे धारा 370 की बात हो, 3 तलाक की बात हो या राम मंदिर निर्माण की बात हो। हमने जो किया वो करके दिखाया। वही हाल छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ को हमने बनाया और हम ही संवार रहे हैं। 3 महीने में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हमने मोदी की गारंटी को पूरी करके दिखाया। चाहे 18 लाख आवास की बात हो, चाहे धान का 3100 रुपए रेट देने की बात हो। मुद्दे क्या लेकर के आप लोग जाएंगे? लगातार आप लोग कह रहे हैं कि 11 सीटों पर आप लोगों की जीत होगी, कि मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी या फिर अन्य कोई मुद्दे और हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी का चेहरा, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के कार्य और जनता के प्रति हमारा विश्वास और हमारा जनता के प्रति विश्वास, इससे बड़ा मुद्दा हो क्या सकता है? हम तो कह रहे हैं ना, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हमने कहा धारा 370 हटाएंगे, हमने हटा के दिखाया। हमने कहा कि राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर का निर्माण हो गया। सीएए लागू हो गया, यहाँ पे जनता को अधिकार, नागरिकता देने का कानून। और दूसरी तरफ बात करें आम आदमी के लिए, शौचालय की बात, उनके आवास की चिंता, उनके बिजली की चिंता, किसानों के लिए। बस्तर में चुनाव एक चुनौती है, जिस तरह से फोर्स वहां डिप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, अभी विधानसभा चुनाव गुजरे 3 महीना नहीं हुआ है। बस्तर और सरगुजा की जनता ने बताया दिया है कि उनका विश्वास किसके साथ था। उनका विश्वास छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास था। 5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में आपको याद होगा कि धर्मांतरण का कैसा कुचक्र चलाया कांग्रेस ने। वहां पे कांग्रेस के समय के एसपी ने कहा था यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, कांग्रेस ने उस बात को ध्यान नहीं दिया। उसके कमिश्नर ने कहा, बाद में उनके गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी इस बात को स्वीकार किया कि बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन कांग्रेस लगातार उसको प्रश्रय देते रही। स्थिति ये हो गई कि धर्मांतरण की लड़ाई शमशान में पहुंच गई। अंतिम क्रिया को लेकर लड़ाइयां हो रही है। वहां की जनता जानती है कि आदिवासियों की संस्कृति को नाश करने का काम कांग्रेस ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी है। हमने तेंदुपत्ता की जो आज कीमत है 5500 रुपए प्रति बोरा कर दिया। चरण पादुका, जब ये जाते हैं वहां पे तेंदुपत्ता तोड़ने, उनके पैर में कांटे उठते, उसको चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी को चरण पादुका योजना ली। वहां पे पूरे बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद आज पीछे जाने लगा है। सबसे बड़े नक्सलियों के गांव पुअर्ती में आज भारतीय जनता भारत का झंडा फहरा है। बहुत अच्छी बात, आप नक्सलियों के गांव तक पहुंच गए। पिछले 1 साल का आंकड़ा यह है कि 9 बीजेपी के जो नेता हैं उनसे टारगेट किलिंग हुई नक्सलवाद की। खैर,
लगातार हमारे साथ बहुत बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। भार्गव साहब हमारे साथ बना हुए हैं। भार्गव साहब, अब आपका टारगेट 29 का है मध्य प्रदेश के लिहाज से, पूरे देश के लिहाज से आप 400 पार का जिक्र कर रहे हैं। महाकौशल और महाकौशल में खासतौर पर छिंदवाड़ा, कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? की बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 370 सीटों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर देश में सत्ता पे काबिज है, वो जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो ये मानकर चलिए, मध्य प्रदेश 29 की 29 लोकसभा सीट कर प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको सिद्ध करने की तरफ बढ़ेगी। और महाकौशल और चाहे कोई भी प्रांत आप ले लीजिए, सभी दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश और देश में जो विकास की सौगातें दी हैं जनता को, वो निश्चित रूप से आशीर्वाद स्वरूप हमको मिलेंगी। और हम परीक्षा में पूरी तैयारी के साथ बैठ गए हैं। अब आप देखिए किस प्रकार के रुदाली वाले आंसू बहाने कांग्रेस के तमाम नेता शुरू हो गए हैं, किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, वो चरणों पर राजनीति करने लगे हैं। उनको ये होश नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने प्रत्याशी घोषित कर दिए। कभी सौगात देने में थोड़ी जल्दबाजी भी हो जाती है। वो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी गिनवा रही है। आऊंगा मैं आपके पास, भार्गव साहब आऊंगा मैं आपके पास। वंदना जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। वंदना जी, लगभग चीजें अब तय हैं और बार बार यही सवाल उठ रहा है कि आपके जो कैंडिडेट है वो कब तक आएंगे। कैंडिडेट्स के नाम भी खैर सामने आ जाएंगे। इन सब के बीच सवाल ये, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं, और क्या वाकई बस्तर सीट लखमा बनाम बैज इसकी वजह से आपके लिए चुनौती बन गई है? जी प्लीज। सर, सीट की यदि बात करते हैं तो दो जो कैंडिडेट है वो दोनों में मतलब आप देखेंगे नहले पे दहला है। दोनों कैंडिडेट पर हम कोई उस पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और रही बात यदि बस्तर की बात और रही बात यदि बस्तर की बात करते हैं और हम अपनी जो पॉइंट लेकर के जा रहे हैं, तो हम नारी न्याय के लिए जो बात कर रहे हैं, नारी न्याय के लिए सेंट्रल में अपनी भाजपा की सरकार को हटा करके कांग्रेस की सरकार आती है, तो हर एक गरीब परिवार में एक महिला को प्रति वर्ष 1 लाख रुपया देंगे। सरकारी भर्ती में जो अभी जो गवर्नमेंट बनने के बाद जो नई सरकारी भर्ती आएगी उसमें 50% जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया जाएगा। हर एक पंचायत में मैत्री के रूप में एक महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा, ताकि उस ग्राम पंचायत में यदि कोई महिलाओं को कुछ तकलीफ है तो वो खुल करके बात कर सके। तो महिलाओं के लिए, नारी न्याय के लिए हम बहुत सारे यहाँ पर देखेंगे कि अपनी बात रख रहे हैं और आप अभी सत्ता में नहीं है, नारी के न्याय की चिंता कर रहे हैं। टिकटों के बंटवारे में देखा जाए तो नारी के साथ कुछ अन्याय होता नजर आता है। क्यों वंदना राजपूत कहीं नजर नहीं आती हैं? जी देखिए, यदि अगर आप बात करते हैं टिकटों की बात है, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा से कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और हमेशा से प्राथमिकता दिया गया है। यदि वाकई में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो 33% जो आरक्षण था, जो उनको बिल पास कर देना था, तो जाहिर सी बात है ये लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उसका फायदा महिलाओं को मिलता। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के अग्रवाल जी की बात सुन रही थी, सारे बात किए, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की बात नहीं की। पिछले 3 माह में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कुछ दिन पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, बड़ी मतलब दुखी मन से इस चीज को मैं आपको कह रही हूं, मैं जो नारायणपुर जिले में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 8 जो नाबालिग बच्ची है उनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है। विद्या के मंदिर में शारीरिक शोषण किया जाता है। एसपी को इसकी जानकारी रहता है, कलेक्टर को इसकी जानकारी रहता है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। इन लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन वही बेटी जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है तो उस बेटी के साथ अत्याचार, अनाचार और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के खास मेहमान जुड़ गए, वो कुछ रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं। वंदना जी, एक और मेहमान जुड़ गए, उनका स्वागत भी कर लेते हैं। सूर्या मैथिल साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और वो कुछ कमेंट भी इस पर करना चाह रहे हैं। सूर्या जी प्लीज। धन्यवाद। पहले तो आपको, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। और अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता वंदना जी को सुन रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने नारी सम्मान की बात की, इन्होंने कहा कि नारी के संग इतना जो है अनाचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है। अरे मेरी बहन, 70 साल तक जिस पार्टी की सत्ता रही है और उन्होंने इस देश की महिलाओं को इज्जत घर ना दिया हो, खुले में शौच करने के लिए देश की मातृशक्ति मजबूर रही हो, वो पार्टी यदि महिलाओं के लिए बात करे
तो इससे बड़ी अतिशयोक्ति कोई नहीं होगी। मैं मानता हूं यदि किसी बहन के संग या किसी बेटी के संग कोई व्यभिचार होगा उस पर कार्रवाई भाजपा शासित राज्यों में जरूर होती है, लेकिन आपका एक राज्य था अभी जो इस चुनाव में बदला गया, राजस्थान, महिला अपराध में नंबर 1। जिन नाबालिग बच्चों की आप बात कर रही है, पूरे देश में जितना बलात्कार नाबालिग बच्चों के संग होता था उसमें से आधा क्राइम राजस्थान में रजिस्टर्ड होता था। और आपकी गहलोत सरकार के एक मंत्री शांतिलाल धारीवाल ने कहा था, विधानसभा में कहा था, मुख्यमंत्री साथ में बैठे थे तब कहा था कि राजस्थान जो है मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहां बलात्कार होते हैं। यह सोच आपकी पार्टी की है और आप यहां टीवी पर बैठकर इस प्रकार के घड़ियाली आंसू मत बहाइए। आप मेरी भी मां हैं, मेरी भी बहन है, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के कारण आज हमारी बहन बेटियां जो है वो पूर्णतः सुरक्षित हैं। आप देखिए किस प्रकार से कच्चे मकानों को पक्का करके, नल से जल देकर, बिजली का कनेक्शन देकर, इज्जत घर देकर बहन बेटी की रक्षा की है और उनकी रसोई से चूल्हा हटाकर गैस स्टोव देकर उनके स्वास्थ्य की रक्षा की है। आयुष्मान कार्ड देकर उनको किसी प्रकार के मेडिकल खर्चे से सुरक्षित किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। इस बात को आप याद रखिए। ठीक 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 ठीक, आएंगे आपके पास, सूर्य जी आपके पास आएंगे। सुधीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात जो पिछली बार जब चर्चा हुई तब आपने याद दिलाई, आदिवासियों पर फोकस की बात। ठीक है, टारगेट 400 पार रखा जा सकता है, 543 रखा जा सकता है, 550 भी रखा जा सकता है, पर यह तय है कि आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए भाजपा ने जोर भी लगाया है और अभी और जोर लगाने की जरूरत भी है। जी सुधीर। बिल्कुल, देखिए मुझे ये लगता है कि जब तक इस देश में जब से चुनाव का आगाज़ हुआ है 1952 से लेकर अब तक चुनाव नज़र होते जा रहे हैं, तो शायद ही मध्य प्रदेश में कोई चुनाव ऐसा रहा होगा कि जहां पर जातिगत समीकरण पर या सामाजिक समीकरण पर काम न किया गया हो। खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो यूपी और बिहार जैसे जो राज्य हैं वहां पर आधुनिकता कितनी भी आ गई हो, लेकिन आज भी चुनाव सामाजिक समीकरण के हिसाब से लड़े जाते हैं। वहां जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है उसको ये क्लियर कट पता होता है कि मुझे किस समाज के कितने वोट मिलेंगे और कौन सा समाज मुझे वोट नहीं देगा। वैसा ही मामला खास तौर पर आदिवासी इलाकों में है और इसीलिए अब पार्टियों की नज़र खास तौर से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, राजस्थान की बात करें, ओडिशा या झारखंड की हम बात करें, आदिवासी बहुल ये राज्य भी हैं और यहाँ पर बड़ी मात्रा में आदिवासी वोटर्स भी रहते हैं जो धीरे धीरे अपने अधिकारों को लेकर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर जागरूक होते जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है किसी भी तरीके से उनको लुभाने में कोई प्रक्रिया या कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इस बार चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, चुनाव आयोग ने ऐसे कई नवाचार किए हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों पर लगाम लगाने का काम करेंगे, झूठी अफवाहों पर लगाम लगाने का काम करेंगे और व्यक्तिगत आक्षेप। खास तौर पर आपने देखा होगा कि चुनाव आयुक्त जो थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, बहुत सारे दोहे और शेरो शायरी भी सुनाई। आपने याद होगा कि एक शेरा यह था कि जो दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। चलिए, तो खास तौर से मैं आपको कोट किया था, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। कमल पटेल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल पटेल साहब, चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया, आपके चेहरे मैदान में हैं और आप तो खैर लगातार ही लगे हुए हैं। एक क्विक रिएक्शन फिर सवाल रहेगा। जी पटेल साहब, कितनी तैयारी? पूरी तैयारी